ओके गाइस, सो वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, क्विकली मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? अभी लाइव? ओके, जरा श्रेया, हल्क। मैंने देखा आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत रेगुलर है और लेट नहीं होते, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और कुछ लोग हैं जो हमारी लेट लतीफ हैं, धीरे धीरे आता है। आई थिंक व्हेन दे गेट नोटिफिकेशन तो अभी उनकी नींद खुलती है, दे वर लाइक कि हाँ चलो चलो क्लास चालू हो गई है। एनीवेज, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो तुषार इज सेइंग कि मैम मुझे मेल आया था कि प्लानर से रिलेटेड मेरा कंफर्म है, बट मैं उसे ट्रैक कैसे करूं? बेटा ट्रैक क्यों कर रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में सबको मिल ही जाएगा, है ना। जिनको नहीं मिला उनको मेल पे मिल जाएगा। सो कल सबको मेल्स चल जाएंगे जिनको पीडीएफ्स भेजने हैं, और जिनको हार्ड कॉपी में मिलना है मोस्ट प्रोबेबली टुडे और टुमारो यू गाइस आर गोइंग टू गेट दैट। ओके, ठीक है, चलिए। सो लेट्स क्विकली बिगिन। कल के सेशन में हमने यूनिट 1 पूरा रिवाइज कर दिया था। अभी मुझे सबसे पहले ये बताइए, किसी को कोई डाउट है यूनिट नंबर 1 में? टेल मी। हाँ जी तुषार, गिव योर आंसर। राइट, इको हो रहा है वॉइस, एक मिनट। हाँ, अभी नहीं होगा, है ना, अभी नहीं होगा। Shreya, actually sir is not well, he's not keeping well, so once he'll be fine, so maybe coming weeks you'll see his classes lined up. Okay, इज इट तुषार? ठीक है, आप उस पर प्लीज टॉप अप कर दीजिए। पॉसिबली मेरे से मिस हो गया होगा, तो एक बार दोबारा से हाय मैम या प्लीज लुक एट इट या ऐसा कुछ भी डाल देना, तो आई जस्ट सी टू इट। फाइन, चलिए, एवरीथिंग इज ओके। कल हमने यूनिट 1 किया था, किसी को उसमें कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अगर नहीं तो शुड वी प्रोसीड टू यूनिट नंबर 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा यूनिट है। नो डाउट्स, चले फिर। ओके, तो लेट अस क्विकली बिगिन द सेशन विद माय क्विक इंट्रोडक्शन। मैं हूं स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया, एंड इट्स बीन 10+ इयर्स आई हैव बीन टीचिंग, है ना, 10 साल के ऊपर हो गए हैं। जितना तुम लोग मुझसे पढ़ोगे, मुझसे सीखोगे, यू विल बी एबल टू नो मी लिटिल मोर। एंड दिस इज योर फेवरेट बाहुबली टीम, जिसके सारे एजुकेटर्स को यू गाइज आर ग्रेजुअली नोइंग, है ना। जैसे जैसे हमारे क्लासेस प्रोसीड हो रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि सब कितना मन से आपको पढ़ाते हैं। एकाग्रता is not just an institute, it is not just a regular classes, it is way more than that, because it is a platform जो आपको access देता है live interactive classes का, doubt solving का, then it has all the topics का proper classes, counseling sessions, self evaluated tests, previous year papers, then classes English में हो सकते हैं, unlimited watch time is definitely there। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ पीपल कीप ऑन आस्किंग कि मैम हम सिर्फ एक बैच का सब्सक्रिप्शन लें या हमें महापैक लेना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी गो फॉर महापैक व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू बाय एकाग्रता सब्सक्रिप्शन, बिकॉज यहाँ पर आपको सारे बैचेस का सारे के सारे बैचेस का लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड का एक्सेस मिलता है। डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, DPQs यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट एंड मच मोर। सो महापैक के अंदर यू गेट एवरीथिंग, है ना, एक्सेप्ट हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, मेंटरशिप सेशंस एंड डेडिकेटेड कम्युनिटी, जो कि वहाँ पैक प्रो में है। तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा वाला चाहिए सब्सक्रिप्शन। ओके, तो यूनिट 1 का एवरीथिंग इज क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? इन द मीनवाइल आई थिंक तुषार आप जनवरी वाले स्टूडेंट हो, आपके लिए कल रात को 8 बजे एक मैं बहुत अच्छा सा सेशन लेकर आ रही हूँ, वो आपको सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खैर, व्हाट डू वी मीन बाय टर्म कंसिडरेशन? हम पहले उसका मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे, फिर लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन समझेंगे, देन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है, लेट अस गो थ्रू दैट, एंड देन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कुल मिला के 4 ही चीजें यूनिट नंबर 2 में विच वी आर गोइंग थ्रू एंड विल कंप्लीटेड। आज ऑब्वियसली नहीं होगी, आगे होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिख रही है, आप देख रहे हो
प्रैक्टिकली क्या हमारे साथ भी ये सब कुछ होता है? मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर करवाया, क्या वो फ्री में देकर जाएगा? 30 मिनट्स वाला रूल छोड़ दो, इन जनरल क्या होता है? इन जनरल डेफिनेटली वो हमें फ्री में नहीं देता है, विल हैव टू पे इट। चाहे आप छोटे बच्चे हो, जैसा कि लास्ट वाली इमेज में दिया हुआ है ना, आइसक्रीम लेने जा रहे हो, आप छोटे से बच्चे हो तो वी विल हैव टू पे फॉर इट। और you are doing any business transaction, or you are entering into any contract, or you are buying a pizza or a chocolate, क्या हमें हमेशा कोई भी चीज खरीदने के बदले में कुछ पेमेंट करना पड़ता है या नहीं? यस और नो, है ना? फटाफट मुझे बताओ, इज इट अ नेचुरल प्रोसेस टू पे फॉर वॉट यू आर गेटिंग? आंसर इज यस, है ना? हम अगर कुछ भी करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से कोई काम करवा रहे हैं, आप किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो हम गुड्स नहीं बेचेंगे लेकिन हम सर्विसेज देंगे, क्या हम वो सर्विसेज फ्री में देते हैं? आंसर इज नो, वी चार्ज फॉर इट, एंड दैट इज व्हाट हमारी सर्विसेज के बदले का कंसिडरेशन। ओके, अब एकदम बचपन से लेकर अभी तक सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं। स्कूल में कुछ बेचा तो वैसे जाता नहीं था, तो स्कूल में सर्विसेज मिलती थी और उसके लिए फीस हम देते थे। ओके, फिर हम मार्केट जाते थे, हमें कुछ भी खाना पीना होता था तो वहाँ से अगर चीज़ें हम खरीद रहे हैं तो हम उसके लिए पे करते थे। हमें अगर चॉकलेट खरीदनी है तो उसके लिए हम पे करते थे। हमें अगर स्कूल बैग लेना है, हमें बुक्स खरीदनी है, तो वेन एवर वी आर गेटिंग एनीथिंग, तो उसके बदले में वी ऑलवेज यूज टू पे फॉर दैट थिंग। ओके, हमें अगर डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन भी लेना है, इंजेक्शन भी लेना है, भाई वी आर सफरिंग, दर्द हो रहा है, लेकिन स्टिल वी आर पेइंग फॉर इट। दैट इज व्हाट कंसिडरेशन इज, समथिंग इन रिटर्न। व्हेन यू वांट टू हैव एनीथिंग, यू विल हैव टू गिव एनीथिंग। ओके, सो इसलिए हम कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज टू एंड फ्रो होती है, टू साइडेड ट्रांजैक्शन होता है। आप अगर किसी से कुछ ले रहे हो तो आपको किसी को कुछ देना पड़ेगा, है ना? आपसे कोई कुछ ले रहा है तो वो आपको उसके बदले में कुछ देगा। दैट इज जस्ट व्हाट द कंसिडरेशन इज। करें स्टार्ट कंसिडरेशन को। वैसे अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ लो आपका कंसिडरेशन हो गया। बहुत ही ईजी सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन। तो इट इज अ प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। ओके, सो बेसिकली कोई भी पर्सन अगर कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो उसके लिए यू नो दैट पर्सन पेज फॉर इट। ओके, सो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पर, द प्रोमिसर एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसर की इच्छा के हिसाब से प्रोमिसी कुछ करता है या कुछ करने से रुक जाता है ना? डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना? कुछ कर लेता है या करने से रुक जाता है, कुछ कर रहा है या करने के लिए रुक रहा है, या फिर कुछ करने वाला है या नहीं करने वाला है उसके हिसाब से, तो उस एक्ट और एब्सटिनेंस या प्रॉमिस को हम कहते हैं कंसिडरेशन। उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन। सो कुछ करना, एनी एक्ट टू डू समथिंग, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसकी इच्छा के अनुसार? प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार, विच मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी को भी जा सकता है, किसी और पर्सन को भी जा सकता है, और कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। सो एनी प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद अदर, है ना? दो पार्टीज है एक दूसरे के साथ जो वो आपस में एक्सचेंज करती है, उसे हम कहते हैं कि भैया ये है हमारा कंसिडरेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या ये सब कुछ कंसिडरेशन है? हमने अभी पढ़ा एक्सचेंज होता है, गिव एंड टेक होता है। ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या हम इनको भी कंसिडरेशन कहेंगे? क्या लग रहा है? ये एकदम ध्यान से सुना, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, यहाँ पे तुम्हारे कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने जो इमेजेस हैं, क्या इनको देखकर आप कह सकते हो कि ये भी कंसिडरेशन है? पहली इमेज की बात करते हैं, चलो
सबसे पहले मैंने ये जो छोटी बच्ची वाली इमेज को किया है ना सर्कल, इसको देख के बताओ ये भी कंसिडरेशन है। सो नाउ व्हाट इज इट अपियरिंग, लेट मी टेल यू, है ना। थोड़ा सा और जूम करके दिखा देती हूँ तुमको, ध्यान से देखो। सो इट सीम्स कि कोई रिलेटिव या फादर अपनी डॉटर को पैसे दे रहा है। क्या ये कंसिडरेशन है? पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आगे वाले पे बाद में बात करेंगे, पहली इमेज पे सबसे पहले बात करते हैं। तो डू यू थिंक ये जो है, जो फादर या अंकल अपनी डॉटर को या नीस को कुछ पे कर रहे हैं, इज इट कंसिडरेशन? मैम कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में तो कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे मम्मी पापा हमें अगर कुछ दे रहे हैं वो कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि उनको तो लेना चाहिए, है ना। उन्हें तो लेना चाहिए। हम इतना परेशान कर करके बड़े हुए हैं और अभी भी परेशान कर रहे हैं। सो दे शुड हैव चार्ज समथिंग, है ना। नेट चला गया था क्या? अभी ठीक है नेटवर्क? अभी ठीक है? सीम्स कूल नाउ। अभी ठीक लग रहा है? हाँ, ओके। होता है, अच्छी अच्छी डिस्कशन में ऐसे ऐसे लैग्स आते रहते हैं, खैर नेवर माइंड। तो यहाँ पर ये जो चल रहा है मैम, ये कंसिडरेशन नहीं है, है ना। दे आर जस्ट गिविंग अस समथिंग। ओके, अभी कुछ देर पहले तो आप बोल रहे थे कंसिडरेशन है, चलो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं दूसरी इमेज पर। हाँ जी, ये वाली इमेज को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, क्या यहाँ पर लग रहा है कंसिडरेशन है? सो समवन इज आस्किंग फॉर हेल्प, किसी ने उसको पैसे दिए हैं, एंड डू वी थिंक इट इज अ कंसिडरेशन? वापस कुछ मिल रहा है। ओए मैंने तेरे को 100 रुपए की भीख दी है, तू 100 रुपए का मेरा काम कर। होता है ऐसा? व्हाट से? मैम इसको चैरिटी कह सकते हैं, राइटली सेड हल्क। हाँ, ऊपर भी हल्क ने कहा था मैम वो गिवन बाय लव एंड अफेक्शन है, वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसको कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। ओके, अग्रीड। ओके, उसने हेल्प मांगी तो वो चैरिटी है मैम। यहाँ पर इसको हम कंसिडरेशन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज पॉसिबली दिस गर्ल इज नॉट टेकिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हाँ, इवन आई थिंक सो, है ना। चलो हम दोनों के आइडियाज मैच हो गए। अब आते हैं हम लोग तीसरी सिचुएशन में। देख रहे हो, ये सिचुएशन लग क्या रही है? मैं नहीं बोलूंगी, आप ही बताओ ये सिचुएशन लग क्या रही है, क्या है यहाँ पर, क्या हो क्या रहा है? मैम पॉसिबली बिना लाइसेंस के पकड़े गए हैं, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इज इट समवॉट दैट सिचुएशन? ब्लैक मनी। हाँ, तो अभी ये कंसिडरेशन है क्या? मैम कंसिडरेशन जान दो, ये तो लीगली नहीं है ना। यहाँ जो सिचुएशन में दिखाई दे रहा है वो तो लीगली नहीं है, क्योंकि इट डजेंट सीम्स के पकड़े गए उसके लिए पे हो रहा है। इट सीम्स बचने के लिए शायद शायद रिश्वत दी जा रही है ना। जिन्होंने कहा ब्लैक मनी, समवॉट दैट। ओके, तो क्या ये कंसिडरेशन है? आंसर इज नो, दिस डजंट सीम कंसिडरेशन। यहाँ तो करप्शन है, कंसिडरेशन नहीं है। ओके, समथिंग इन रिटर्न वाला रूल यहाँ भी नहीं है। तो तो यहाँ नटशेल में कंसिडरेशन नहीं है। यहाँ भी कुछ गिव एंड टेक हो रहा था, वहां भी कुछ तो दिया जा रहा है,
लेकिन इन सारी सिचुएशन में कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उन सारी सिचुएशन में था। मतलब कंसिडरेशन के भी अपने रूल्स होते हैं, राइट? कंसिडरेशन के भी अपने नॉर्म्स होते हैं, कंसिडरेशन का भी अपना तरीका होता है। ये जो भी है ये कंसिडरेशन नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ नहीं, टैक्स में होता है, इंटर में। खैर, कमिंग टू लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, व्हाट इज इट? सो सबसे पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। Consideration must be offered by promisee or any third party at the desire or request of promisor. So consideration जो होती है वो कैसे कैसे मूव होती है? वो प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होती है, प्रोमिसी या कोई भी और थर्ड पार्टी के हिसाब से वो मूव किया जाता है। सो दिस इम्प्लाइज द रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। So the contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable. Contract of marriage के अंदर भैया जो promise of settlement होता है वो enforceable promise होता है ना? So now what is promise of settlement? थोड़ा सा इसको डिटेल में समझे, किसी को पता है? Anyone knows what do we mean by the term contract of प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुम में से काफी लोगों को पता होगी, अभी ख्याल नहीं आ रही होगी, बस अच्छा सा रूल है ये। हे ताक्ष, सो बेसिकली देर आर सर्टेन मैरिजेस व्हेन पीपल गेट मैरिड, तो उसी समय दे टेंड टू सेट अप अमाउंट, है ना? वो एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि इन केस फ्यूचर के अंदर कुछ अगर ऐसा होता है ना, इन केस फ्यूचर में इफ वी डिसाइड कि हमें आगे साथ में नहीं रहना है, तो उस केस में हम एक दूसरे को इतना इतना अमाउंट पे कर देंगे। तो शादी करते टाइम ही एक तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि भैया डिवोर्स में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ओके? एंड दैट इज कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट। तो अगर किसी भी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस है तो वो वैलिड है, उसको कोई डिनाइल नहीं है, वो चलता है, वो अग्रीड है, ठीक है? अरिजीत, ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओके? दिमाग में ऐसी बातें लाऊं ही मत। नंबर 2, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था कि इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड इट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सो इंडिया में कंसिडरेशन मे प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी या किसी और पर्सन जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं है, जो कि है ना थर्ड पार्टी है। सो वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ मैं तुम लोगों को, है ना? एक मिनट, ये देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है चेन्नैया वर्सेस रमैया। अब यहाँ कहानी क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सो नाउ एक मदर है, वो अपनी विल लिखती है, वसीयत लिखती है। वो अपनी वसीयत में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर के नाम कर देती है ना? लेकिन वो अपनी डॉटर को कहती है तुम मेरी प्रॉपर्टी को तभी ले सकती हो जब तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम हर महीने अपने अंकल को, है ना, अंकल मतलब मामा को, हर महीने तुम सर्टेन अमाउंट पे करोगी। सो व्हाट शी वांट्स कि यार मेरी पूरी प्रॉपर्टी पे तो मेरी बेटी का ही राइट है, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो मेरे ब्रदर को भी मिले, ओके? डॉटर प्रॉमिस कर लेती है और फिर मदर की सारी प्रॉपर्टी डॉटर के पास चली जाती है। कुछ महीने तो ठीक है डॉटर देती है अपने मामा जी को, बाद में उसे लगता है क्यों ही तो उनको, है ना, ही डजंट डू एनीथिंग, फालतू मेरे पैसे भी उधर वेस्ट जाते हैं, तो शी स्टॉप्ड गिविंग दैट मनी। उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। मदर की डेथ हो गई होगी, अभी वो तो केस कर नहीं सकती, कॉन्ट्रैक्ट था मदर और डॉटर के बीच में, लेकिन वो फायदा किसको मिलने वाला था? वो फायदा मिलने वाला था अंकल को। अब अंकल को फायदा नहीं मिल रहा है, क्या वो अंकल केस कर सकते हैं? आंसर इज यस, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन मदर एंड डॉटर, है ना, लेकिन फिर भी यहां पर चेन्नैया ने केस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन
क्या थे, है ना, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन डेफिनेटली हो सकते हैं, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका नाम मेंशन था, ही वॉज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इवन दो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली उनके और किसी पर्सन के बीच में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी तो थे ही। ये केस समझा? ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारी कार ठीक कर दूंगा, तुम ना सी को पैसे दे देना उसके, ठीक है। अब उसने कार ठीक कर दी, लेकिन बी ने सी को पैसे ही नहीं दिए, तो सी क्या यहाँ पर बी के अगेंस्ट केस कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट मिलने वाला था और उसको बेनिफिट नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली काम करने में डेफिनेटली उसका रोल रहा हो या ना रहा हो, लेकिन कंसिडरेशन रिसीव करने में उसका रोल था, वो कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी थे। ओके, नेक्स्ट। Now, executed and executory consideration. Now, what do we mean by executed consideration and what do we mean by executory consideration? एक सेकेंड, हाँ, हाँ जी। सो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या क्या होता है? तो एग्जीक्यूटेड जो दे दी है, जो परफॉर्म कर ली है, जो आपके लिए ड्यू था और आपने पे कर दिया, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी जो परफॉर्म करना बाकी है। मैंने आपको आपकी कार ठीक करके दे दी, मैंने मेरा काम कर दिया, आपने अभी तक उसके लिए पेमेंट नहीं किया, आपका बाकी है। ओके, सो दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। मैंने जो किया वो एग्जीक्यूटेड हो गया। Consideration may be past, present or future. So the words has done or abstain from doing something. इसका सिंपल मीनिंग है कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है। मैंने तुम्हें 10 दिन पहले पैसे दिए थे, तुम आज उसके चॉकलेट्स मुझे दे दो, है ना। मैं आपके यहाँ पे भैया कल पानी पूरी खाकर गई थी, लेकिन आपने बोला था सूखा पूरी खत्म हो गया, तो वह आज मुझे खिला दो। ओके, सो इट कुड बी पास्ट, है ना, इट कुड बी प्रेजेंट, अभी आपने पानी पूरी खाई और आपने अभी पैसे दे दिए। सो द ऑर्डर टू प्रॉमिस, टू सपोर्ट अ प्रॉमिस, अ पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय द प्रीवियस रिक्वेस्ट। ओके, तो प्रेजेंट तो हो ही सकता है और ये भी हो सकता है, भैया एक काम करो, आज मुझे ये सामान दे दो, पैसे हम आपको 10 दिन बाद दे देंगे। सो इट कुड बी फ्यूचर एज वेल। सो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, है ना। कितना कंसिडरेशन होना चाहिए? डू वी नीड टू हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू? सो इट नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। कंसिडरेशन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकता है। इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ द इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज्ड, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट हो, वो एक एडिक्वेट अमाउंट हो, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट हो। It could be in in exchange of something. It could be any different amount. It could be of some value. It could be something in return. So यहाँ पर वर्ड है something in return. आपने किसी को घर बेचा, ओके, आपके घर का वर्थ था 1 करोड़, लेकिन आपने 10 लाख में बेच दिया। क्या वो वैलिड सेल है? उस सेल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्या वो कंसिडरेशन 10 लाख वैलिड है? वो वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि यहाँ लिखा है समथिंग इन रिटर्न। कोई अगर बार्गेनिंग में बुरा है और कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो अब वो तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ओके, समझ में आया? यस, इट कैन बी डन इन पास्ट, इट कैन बी डन इन फ्यूचर, इट कैन बी डन एट प्रेजेंट एज वेल। ऑलराइट, 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 नेक्स्ट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट हो गया। द परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म।
Consideration must not be performance of existing duty. So performance of what one is legally bound to perform. हम क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए हम बाउंड है. ओके, सो द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट. सो द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन, कोई भी काम कोई अगर पर्सन कर रहा है हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट, जिसकी कानूनन जिम्मेदारी है वो काम करने की, the same cannot be consideration for contract. Okay, so for example अगर आपका ड्यूटी है कि आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे, ओके, सो उसके लिए आप एडिशनल कंसिडरेशन नहीं मांग सकते हो. सो समथिंग दैट व्हाट यू आर डूइंग विच इज पार्ट ऑफ योर जॉब, अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो देन यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी. कंसिडरेशन एकदम रियल होना चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू, है ना. वो रियल होना चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए. एंड इट इज लीगली फिजिकली इम्पॉसिबल, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड कंसिडरेशन. कोई भी चीज़ जो हवे में बातें हो रही है, जो इल्यूशनरी है, जो चीज़ रियल में पॉसिबल ही नहीं है, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकती है. सो कभी भी अगर हम लोग कहते हैं, कोई आपको कहते हैं ना मैं तुझे लाखों हजारों रुपए दे दूंगा, चल शर्त लगा 10-10 लाख की, 10 रुपए भी नहीं है तब उस बंदे के पास, तो ये ना कंसिडरेशन नहीं बनेगा फिर यहाँ पर, क्योंकि इल्यूशनरी है, रियल तो है ही नहीं. Consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, ना ही वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए. ओके, सोली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल. सिर्फ कंसिडरेशन का होना काफी नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है. ओके, चलो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट. सी आई नो इजी टॉपिक है, लेकिन जब पहली बार पढ़ते हैं तो इट इज जस्ट टू मच टू टेक इन, है ना. अरे ये भी है, अच्छा ये भी है, इतने सारे पॉइंट है, ओ माय गॉड, लाइक समवन मस्ट बी काउंटिंग कि अरे 8 पॉइंट्स है, क्या ये हमें सब कुछ याद रखना है. हाँ. क्या ये एज इट इज पूछा जा सकता है. हाँ. क्या इसमें से कोई एक पॉइंट पूछा जा सकता है. हाँ. क्या इसमें से कोई केस स्टडी बन सकती है. हाँ. क्या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. बिल्कुल. मैंने कल ही एक सेशन बनाया था, आई एम नॉट श्योर टीम ने वो उसे अपलोड किया अभी तक या नहीं, आई एम श्योर दिल सून अपलोड इट. तो वो जो पर्टिकुलर सेशन है, वो पर्टिकुलर सेशन ऑब्वियसली टीम विल सी टू इट एंड दिल जस्ट चेक आउट कि क्या कैसे वो अपलोड करना है. बट हाँ, उसके अंदर आप देखोगे ना, सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी लिस्ट है एंड दिस इज वन ऑफ देम. विवेक, इम्प्लाइड कंडीशन पूछ रहे हो या हम कंसिडरेशन की बातें कर रहे हैं, क्या हो गया यार. आप में से जो भी जनवरी वाले ना, तुम तो एक थोड़े से चिल हो जाओ. कल ही तुम्हारे एक सेशन ले रही हूँ, ऑलरेडी एक सेशन रिकॉर्ड करके रखा है एंड अभी मेरा एक शॉट आने वाला है थोड़ी देर में, वो भी तुम्हें बड़ा काम का लगने वाला है. सो इफ यू आर अ जनवरी स्टूडेंट, देयर इज अ लॉट इन योर प्लेट, ट्रस्ट मी. इतना कुछ करवा रही हूँ तुमको तो बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए. तो हम लोग बोल रहे हैं 45 दिन, वो 50-60 दिन जो तुम्हारे पास है, 50-55 दिन तो है ही, तो उसमें तो वी कैन डू अ लॉट. ओके, तो अभी बैठ के आई वाज जस्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर दैट एंड इट्स लाइक काफ़ी कुछ करने वाले. चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े. दैट इज सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. कैन द थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट सू? व्हाई नॉट, है ना. कैसे एंटरटेन होता है, बिल्कुल देखते हैं उसके बारे में. एक सेकेंड. चलिए, so the consideration for an agreement may proceed from third party
The third party cannot sue on a contract. The person who's a party to a contract can only sue it. तो एक जनरल रूल क्या कहता है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो, है ना, आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तभी आप एक दूसरे को सू कर सकते हो, राइट। सो धर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया जहरा के साथ, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकती है। अगर दोनों में से किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया तो वो दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकता है। लेकिन हमें ना कुछ लेना देना ही नहीं, और हल्क एकदम से बीच में आके कूद जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं केस कर देता हूँ धर्मी के अगेंस्ट। क्यों क्यों बनना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला, है ना, कोई पॉइंट नहीं है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी कि जनरल रूल कहता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज होंगे सिर्फ वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड वही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, यू नो, फॉर एनी डिस्कशन रिगार्डिंग कंसिडरेशन या कोई भी चीज, कोई भी लूपहोल है तो वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस है जहां पर एक्सेप्शन होता है। तो लॉ में हमेशा यही होता है, पता है, हमें एक चीज सिखाई जाती है और फिर कहा जाता है नहीं इसका ये भी रास्ता है, इसका ये भी रास्ता है, इसका ये भी रास्ता है। सो हमें हमेशा बोला जाता है देखो यहाँ पे सीधे सीधे चलते रहो, ये तुम्हारा रास्ता है, सडनली उसके ऑल्टरनेट वेज निकल जाते हैं, एक्सेप्शन निकल जाते हैं। सो जनरल रूल, कोई थर्ड पार्टी कभी केस कर ही नहीं सकती है, ओके। लेकिन यहां पर उसके एक्सेप्शन है, जी जहरा, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, कि कुछ केसेस है जहां पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है लेकिन केस कर सकती है, जैसे इन केस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट जो बनता है वो दो लोगों के बीच में बनता है, ट्रस्टी और सेटलर। नाउ व्हाट हैपन, मिस्टर ए और मिसेस ए, दे वर सुपर रिच, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी के लालच में कोई उनके बच्चे जूनियर ए के साथ कुछ गलत कर देगा। उन दोनों ने एक बहुत स्मार्ट प्लान बनाया, और वो प्लान ये था कि उन्होंने अपना सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया एक ट्रस्ट को, अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को उसका सेटलर बनाया कि जो ट्रस्ट है ना इसमें से पैसा निकालते रहना, जैसे जैसे हमारे जूनियर ए को जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे, ठीक है, और उसकी ज़रूरत में कभी कोई कमी मत करना। एंड जब वो से 20 ईयर्स का हो जाएगा तब ये पूरा पैसा उसको मिल जाएगा। बेनिफिट किसको मिल रहा है, जूनियर ए को। काम कौन कर रहा है, जो सेटलर था मे बी मिस्टर एस, वो सारा काम करेगा, और ए और मिसेस ए एक तरीके से ट्रस्टी हैं जिन्होंने वो ट्रस्ट बनाया जिसका बेनिफिट थर्ड पार्टी को यानी उनके बेटे को मिल रहा है, और उन्होंने मिस्टर एस को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपना काम बखूबी करें। फॉर दैट डेफिनेटली ही मस्ट बी टेकिंग आउट सम सैलरी, ओके। तो अब यहाँ पर बाय चांस ग्रेजुअली वो बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होता है जूनियर ए को, तो क्या जूनियर ए यहाँ पर केस कर सकता है मिस्टर एस के अगेंस्ट, आप बताओगे। क्या वो बच्चा सेटलर के अगेंस्ट केस कर सकता है, यस और नो, है ना। जहरा, आपके सवाल का जवाब अभी मिल रहा है, बताइए यस और नो। ओके, मैम वो कर सकता है क्योंकि वो बेनिफिशियरी है, राइट। He can because he is the one who should get the benefit and he is not getting the benefit. Okay. As a beneficiary of contract, definitely. बढ़िया। समझ गए, थर्ड पार्टी है लेकिन बेनिफिशियरी था। सिमिलरली इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट,
सो फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी थर्ड पार्टी केस कर सकती है, आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टी ऑफ द सेटलमेंट मे एनफोर्स द अग्रीमेंट। तो ऐसे भी मेंबर्स जो ओरिजिनली तो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे, वो भी अभी अग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकते हैं। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ कुछ शादी वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी थर्ड पार्टी केस कर सकता है। कैसे? मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से अगर शादी कर लेते हो और तुम उसको कभी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते हो तो मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए दूंगा। वो शादी कर लेता है, 10 लाख रुपए देता है, लेकिन अपनी बीवी को खुशी नहीं रखता है ना, उसको बहुत परेशान करता है। तो अब वो जो है ना उसकी वाइफ, क्या वो केस कर सकती है? सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो फादर इन लॉ और सन इन लॉ के बीच में हुआ था, लेकिन डॉटर या वाइफ डेफिनेटली केस कर सकती क्योंकि वो बेनिफिशियरी थी इसके अंदर। ओके, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो कभी भी जब बेनिफिट हम लोग असाइन करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। आपने मुझे कुछ काम करने को दिया, मैंने वो काम आपको दे दिया, दैट्स ओके, लेकिन वो काम ऐसा था जो कुछ टैलेंट बेस्ड था, मेरी क्रिएटिविटी बेस्ड था। तो अगर वो काम मैंने किसी और को दे भी दिया तो वो वैसा नहीं होगा जैसा मेरे क्लाइंट को चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्किल्स लगाने थे। ओके, नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ। प्रोमिसर क्या कर रहा है? खुद को एक्नॉलेज कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी। इट वुड रिजल्ट इनटू बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो प्रोमिसर ने क्या किया? अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसा बस रिप्रेजेंट किया है जैसे कि वो एजेंट हो थर्ड पार्टी का। तो अगर वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसको उस तरीके से मतलब प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो थर्ड पार्टी को बाइंड कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ओके, पॉइंट नंबर 6 बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट? असाइनमेंट, ओके, सो 2 चीजें यहां पर मैं तुम लोग को बता देती हूँ। एक होता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्चुअली वो आगे आएगा, मैं आगे बताना चाह रही थी, रुक जाओ। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम लोग को समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर रुक जाना धर्मी, है ना, क्योंकि 2 टर्म्स यहाँ पे समझाने हैं मुझे आपको। पर पहले उससे मैं समझाती हूँ कॉन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड। ध्यान से सुनो, कॉन्वेनेंट मतलब एक रूल, एक रिचुअल, एक पुरानी चीज जो कि जमीन के साथ साथ चलती आ रही है, एक पुराना प्रॉमिस जो जमीन के साथ चलता आ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास एक जमीन थी, वो हमें वसीयत में हमें मिल गई। वाह, सो लकी, एकदम 100 बीघा जमीन, बहुत सारा पैसा, बहुत, है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। नाउ सडनली व्हाट हैपेंड, दैट जमीन कम टू अस, राइट? अभी हमने सोचा कि यार इतना बड़ा एरिया, मस्त मॉल बनाते हैं यहाँ पर, बट जब वो हम जमीन पे काम करवाना चाह रहे थे तो हमें पता लगा कि जब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो ज़मीन खरीदी थी तभी ही प्रॉमिस्ड कि ये ज़मीन पर कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्यों ही खरीदी ऐसी ज़मीन? फार्मिंग के लिए। ओके, ही परचेज दैट लैंड फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग। सो ही सेड कि मैं इस पे कभी कुछ, मैं जान दो इस ज़मीन पे कभी कुछ कंस्ट्रक्ट होगा ही नहीं। ये उस ज़मीन के साथ कस्टम चला आ रहा था, प्रॉमिस चला आ रहा था, है ना? तो अभी वो कस्टम, अभी वो प्रॉमिस हमें भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दैट इज अ कॉन्वेनेंट रनिंग विद द लैंड। जब तक वो जमीन रहेगी तब तक वो प्रॉमिस रहेगा, हम उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे अनलेस एंड अनटिल ऑल द पार्टीज टू इट एग्री टू इट। और बड़ा लफड़े वाला काम होता है, तो जमीन के साथ जो नियम चल रहे हैं, जो कस्टम्स चल रहे हैं, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू through an agent. So the principal can enforce the contract entered by his agent. जो principal है वो contract में enter कर सकता है अपने agent के through, where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of principal. बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो एजेंट है प्रिंसिपल के नाम पे ही एक्ट करे और अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर ही एक्ट करे। ओके, समझे?
मतलब आज मैं इतना ही पढ़ाने वाली हूँ। बचावा मैंने बोला था 2 सेशंस चाहिए मुझे, तो बचावा अगले सेशन में हो जाएगा जिसमें तुम्हारा यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, सबसे पहले कंसिडरेशन क्या होता है, कुछ करना या कुछ नहीं करना विद द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अगर प्रॉमिसी या कोई भी और पर्सन अगर मूव करता है या कुछ भी करता है जो या उसने पहले कर लिया था या अब करने वाला है या अब आगे करेगा तो वो कंसिडरेशन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो हमेशा प्रॉमिसर की मर्जी के हिसाब से होता है। प्रॉमिसी या कोई और पर्सन डेफिनेटली कंसिडरेशन दे सकता है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है, वो पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। ओके, कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस कंसिडरेशन होना चाहिए, कम ज्यादा हो सकती है। देन कोई पर्सन अगर जो उसका जिम्मेदारी अगर वही काम कर रहा है तो उसके लिए कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं बनती है। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूशनरी नहीं होनी चाहिए। मैं तेरे वास्ते चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मतलब कम ऑन, किसको बेवकूफ बना रहे हो, है ना। अनलॉफुल या इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। थर्ड पार्टी केस कब कर सकती है, जब ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी मिले और हम बेनिफिशियरी है तो हम एज अ बेनिफिशियरी केस कर सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट में हम पहले पार्टी नहीं थे लेकिन हमें बाद में पता चला अच्छा चाचा जी की प्रॉपर्टी बट रही है, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। ओके, सो फैमिली सेटलमेंट में जब जो पहुंच जाए उसको उसका हिस्सा मिल जाता है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था अगर उसको बेनिफिट नहीं मिला तो वो बंदा भी केस कर सकता है। अगर एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल है, कोई कुछ बनने का एक्टिंग कर रहा है जो एक्चुअल में वो नहीं है, तो उस केस में जो एक्चुअली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है दैट पार्टी कैन डेफिनेटली फाइल अ केस। अगर जमीन के साथ कोई परंपरा चली आ रही है ना, कोई कस्टम चला रहा है, तो वो जमीन के साथ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, जी बिल्कुल आपके कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू एंटर हो सकते हैं। एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है और प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहा है। नाउ द टू टर्म्स ओवर हियर, व्हाट इज एन असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, इट शुड नॉट बी इमोरल, इलीगल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो एक तो होता है किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम असाइन होता है ना, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट के हम वो ट्रांसफर करते हैं। तो जो असाइनी है वो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी बिल्कुल करवा सकता है। असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इवन द बेनिफिट्स। तो असाइनमेंट में कभी भी कोई बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। इट कुड ओनली इट कुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। अगर आप बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो आप बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हो, वहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो पोर्शन है स्पेशली असाइनमेंट वाला, इसका एक हिस्सा पेंडिंग है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे और इसके आगे का भी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज यार सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों को सब लोगों को बताओ कि येस वी हैव रीच्ड अ प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, just take it ahead to everywhere and just study hard. Okay, all the best guys, love you, thank you.